गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग आहार नाल के जो कल तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसके आगे डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने मुख गुहा, ग्रैसनी और ग्रास नली के बारे में डिस्कस किया था, है ना। मुख गुहा में क्या क्या होते, कौन कौन से अंग होते हैं, क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम लोगों को आहार नाल का जो अगला भाग है जिसमें कि हम लोग अमाशय, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कौन सा है तो अमाशय के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम लोग अमाशय को अष्टमैच इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं तो अष्टमैच कहते हैं। समझिएगा अमाशय के बारे में। जो अमाशय होती है एक चौड़ी थैली होती है, ठीक है ना। चौड़ी थैली नुमा ये आपका स्ट्रक्चर होता है जो कि उदर गुहा यानी कि पेट के जो अंग भाग होते हैं उसे उदर गुहा कहते हैं। तो ये उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ भाग में यह पूरा फैला हुआ होता है, ठीक है ना। यानी कि अनुप्रस्थ दिशा में फैला हुआ होता है, शुरू होता है बाईं ओर से, अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है। ये जो अमाशय है 3 पार्ट में बटे होते हैं, ठीक है। जिसका पहला जो भाग होता है वह होता है आपका कार्डियक, ठीक है ना। कौन सा है, कार्डियक है। दूसरा भाग को फुंडिक कहते हैं, ठीक है ना, फुंडिक कहते हैं। और जो तीसरा भाग होता है इसका पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक। तीसरा भाग को क्या कहेंगे, पाइलोरिक के नाम से जाना जाता है। तो 3 भाग होते हैं अमाशय के, पहला है कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आहार नाल है, ठीक है, आहार नाल की जो भीतरी दीवार होती है, आहार नाल के जो अन्य भाग है उसकी जो भीतरी दीवारें हैं, उन भीतरी दीवारों में स्तंभाकार एपिथेलियम, ठीक है ना, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का एक स्तर होता है, ठीक है। क्या होता है, स्तर होता है जो कि जहां तहां धसे हुए होते हैं। जहां धसे हुए जो भाग होते हैं वो भाग को हम लोग अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये जो जठर ग्रंथि होती है या जठर कोशिकाएं होती हैं, इनसे 3 प्रकार के लिक्विड का स्राव होता है, ठीक है। 3 अलग अलग प्रकार की, सबसे पहले तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, इनमें उन तीनों से 3 प्रकार की द्रव का स्राव होता है, लिक्विड का स्राव होता है, ठीक है। तो अमाशय की जो कौन सी भाग है, जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है ना। तो जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो पहला नंबर जो इसमें कोशिका होता है उसको हम लोग श्लेष्मा या म्यूकस कहते हैं, श्लेष्मा या फिर उसे म्यूकस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो दूसरा भाग होता है जिसे कि अमलजन कहते हैं, अमलजन कहते हैं, अमलजन कोशिका होती है। और इसका तीसरा जो भाग होता है आपका, थर्ड जो भाग होता है, तीसरा भाग होता है, उसका नाम है जाइमोजिन, ठीक है, जाइमोजिन कोशिका। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसमें एक श्लेष्मा या म्यूकस हो गया, अमलजन हो गया और तीसरा जाइमोजिन। ये 3 कोशिकाएं हैं, इन तीनों से 3 प्रकार के लिक्विड का स्राव होता है। सबसे पहले अगर बात करें श्लेष्मा या म्यूकस की, तो इससे आपका श्लेष्मा से श्लेष्मा का ही स्राव होता है, ठीक है ना। श्लेष्मा से श्लेष्मा का, अमलजन से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और जाइमोजिन से निष्क्रिय जो है आपका पेप्सिनोजेन स्राव होता है, ठीक है, पेप्सिनोजेन करके, ठीक है। इन्हीं तीनों को सम्मिलित रूप में हम लोग जठर रस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, जठर रस के नाम से जानते हैं। इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि किससे कौन सा स्राव होता है। जैसे श्लेष्मा या म्यूकस से म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव होता है। अमलजन कोशिका से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और जो जाइमोजिन होता है उसे निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप में, ठीक है, तीनों रस को, तीनों लिक्विड को एक साथ
जठर रस कहा जाता है ना। तीनों को एक साथ क्या कहते हैं, तो जठर रस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सबसे पहले इस पे बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में जो कुछ कोशिकाएं या फिर जो जीवाणु, बैक्टीरिया या अन्य प्रकार के जो भी सूक्ष्म जीव भोजन के सहारे चले जाते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। श्लेष्मा जो होता है वह अमाशय की दीवारों को आपको इस HCl से जलने से बचाता है। ठीक है, HCl का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक का काम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है कि जो भोजन के साथ कुछ सूक्ष्मजीव जो चले गए हैं उनको नष्ट करे। ठीक है, भोजन को अम्लीय बनाए ताकि वो आगे जा सके। उसके बाद श्लेष्मा जो कि अमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है काफी ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यह आसानी से आपके शरीर को जला सकता है ना। अगर आपको प्योर HCl शरीर पे गिर जाए, है ना, जो कॉन्क होते हैं वो अगर शरीर पे गिर जाए तो शरीर को भी जला सकता है। तो उसे बचाने के लिए, शरीर ना जले या फिर हाइड्रो जो अमाशय है उसकी दीवार को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए श्लेष्मा का स्राव होता है। और तीसरा जो है आपका पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन जो होते हैं वह जो भी पेप्सिन होते हैं, सक्रिय पेप्सिन होते हैं, उस पे कार्य करते हैं। सक्रिय पेप्सिन बनाने में आपको पेप्टॉन में बदलने, पेप्सिन को पेप्टॉन में बदलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका स्राव होता है। अगर बात की जाए तो ये जो तीनों है, तीनों लिक्विड जो जठर रस कहलाता है, यह एक दिन में यानी कि प्रतिदिन 3 लीटर, ठीक है ना, एक दिन में यानी कि प्रतिदिन सुबह से मतलब जो 24 घंटे का जो भी टाइम होता है उस टाइम में आपको 3 लीटर का स्राव होता है जठर रस का। ठीक है ना, कितने लीटर, 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। ये जो अमाशय की ग्रंथियां होती हैं कभी कभी अत्यधिक अम्ल का भी स्राव करने लगता है, जिससे कि अगर अधिक अम्ल का स्राव होगा तो इससे यह होता है कि जो अमाशय की दीवार होती है वो श्लेष्मा उसे बचा नहीं पाती और अमाशय की दीवार क्षतिग्रस्त होने लगती है, जिसकी वजह से अमाशय की दीवारों में घाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, किसकी वजह से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से घाव होता है, जिसे कि अल्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्सर। यानी कि अगर पेप्टीन की वजह से हुआ तो पेप्टिक अल्सर कहते हैं उसे, तो अल्सर के नाम से जाना जाता है। यानी कि अल्सर एक प्रकार का घाव होता है जो कि अमाशय की दीवारों में होती है। किसकी वजह से होती है, तो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होती है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं ये कब, ऐसा कब होता है, ठीक है, तो ये आपको अल्सर खास तौर से उन व्यक्तियों में ज्यादा होती है जो व्यक्ति ज्यादातर टाइम भूखे रहते हैं या कम खाना खाते हैं, कम भोजन ग्रहण करते हैं। इस वजह से आपको पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से आपको अल्सर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अल्सर, जिसे कि पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। ठीक है ना, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ये किनमें ज्यादा होता है, तो ये जो भूखे लोग होते हैं ना, जो भूखे रहते हैं, अधिक समय तक भूखे रहने पर ना, भूखे रहने पर हो जाता है, या कम भोजन का स्राव करने से, कम भोजन खाना, कम खाने से, ऐसा आपका जब हाइड्रोक्लोरिक अधिक स्राव होता है तब ऐसा होता है। इसमें एक कंडीशन और हो जाता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका स्राव तो मतलब सीमित रहता है, लेकिन जो कि श्लेष्मा आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कम करता है, निष्क्रिय करता है, इसका ही स्राव कम जाता है। इसके वजह से भी आपको ये
अल्सर होने का चांसेस होता है, क्योंकि जब आपका श्लेष्मा का स्राव कम होगा तो उस पे अम्ल ज्यादा प्रभावी होगा और उससे कि आपके जो अमाशय हैं उनकी दीवारों को नुकसान पहुंचेगा और उससे घाव होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, अमाशय में जो है प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के जो वसा होते हैं, ठीक है ना, वसा यानी कि जो फैट होते हैं, इनका भी पाचन प्रारंभ होता है। तो अमाशय में दो चीज का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से अमाशय में आपके, ठीक है ना, अमाशय में आपके जो है प्रोटीन और यहाँ पे ही प्रोटीन के साथ साथ वसा, इन दोनों का पाचन आपको कहाँ शुरू होता है, पाचन शुरू हो जाता है आपको ये अमाशय में। ठीक है, कहाँ पे, अमाशय में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका जाइमोजिन यानी कि पेप्सिनोजेन का स्राव होता है, जो कि प्रोटीन पे काम करता है और वसा पे काम करता है, उसको पचाने का काम करता है। ठीक है ना, यहाँ जो वसा होता है, ठीक है ना, वसा का आंशिक पाचन होता है और जब ये आंशिक पाचन होता है तो उसमें एक लिक्विड जो है वो वर्क करता है जिसे हम लोग गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वसा का पाचन करते हैं उसे गैस्ट्रिक लाइपेज की वजह से आपका वसा का पाचन शुरू होता है और ये आंशिक पाचन होता है। ठीक है ना, और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज की वसा को तोड़ता है और तोड़ करके इसे वसा अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कौन सा अम्ल बनाता है इसे तोड़ करके? तो यहाँ से वसा अम्ल बनता है। ठीक है ना, वसा अम्ल बनता है, वसीय अम्ल हो जाता है टूट करके, जो कि गिल्सरॉल बनता है ना, उसी को हम लोग गिल्सरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये गिल्सरॉल का निर्माण भी करता है। कौन करता है भाई? तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को आंशिक रूप से पचाता है, जिससे कि वसा अम्ल यानी कि गिल्सरॉल का निर्माण होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इतना होने के बाद जो भोजन होता है, भोजन हल्का लिक्विड जैसा हो जाता है। ठीक है ना ज्यादा लिक्विड ना ज्यादा ठोस जैसा रहता है, बल्कि ये दोनों के बीच का होता है। तो हल्का सा लिक्विड जैसा होता है, गाढ़ा होता है, काइम होता है, गाढ़ा होता है, जिसे कि हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। तो भोजन का द्रव रूप होता है या गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है ना, गाढ़ा द्रव होता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, तो काइम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, काइम के नाम से जाना जाता है। याद रखना है काइम क्या होता है। तो अमाशय में भोजन का जो गाढ़ा स्वरूप होता है उसे काइम कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। काइम जो होता है अमाशय के छिद्र, जो कि अंतिम भाग होता है, पाइलोरिक भाग होता है, पाइलोरिक छिद्र होता है, इसके जरिए आपको अगली भाग जो कि छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें प्रवेश करती है। ठीक है ना, कहाँ प्रवेश करती है? तो पाइलोरिक के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? छोटी आंत है। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और छोटी आंत के बारे में डिस्कस करते हैं। छोटी आंत, ठीक है ना, क्या है भाई छोटी आंत? समझ लेते हैं। देखिए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, और ये जो होता है इसकी रचना, इसकी संरचना जो होती है वो बेलनाकार होती है। ठीक है ना, एक तो ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, सबसे लंबा भाग होता है ये किसका? तो आहार नाल का। ठीक है ना, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेलनाकार होता है। बेलनाकार यानी बेलन के आकार का होता है, सिलेंडर जैसा होता है ना। सिलेंडर मैथ में बेलनाकार बेलन पढ़िएगा तो उसके जैसा होता है ना। जैसे एक पाइप ना, वो भी बेलनाकार होता है, तो उसकी जैसा ये होता है। ठीक है, ये अगर बात करें मनुष्य में तो इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तक होती है। ठीक है ना, कितने? 6 मीटर तक इसकी लंबाई, ठीक है ना, 6 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और इसका जो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। व्यास कितना होता है भाई? तो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी गोलाई होती है। ठीक है ना,
गोलाई कह ले या फिर चौड़ाई कह ले, ये सेम ही चीज है वहां पे। तो इसकी अगर सिलेंडर तो वहां गोलाई होगा, तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी गोलाई होती है, यानी कि उसका व्यास होता है। ये भिन्न भिन्न जंतुओं में यानी कि अलग अलग जंतुओं में इसकी लंबाई अलग अलग होती है। जो कि शाकाहारी जंतु होते हैं, शाकाहारी जंतुओं में सबसे लंबा आपका आहार नाल सॉरी ये छोटी आंत होता है, और जो कि मांसाहारी होते हैं उनमें ये सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। जैसे कि गाय भैंस बकरी हो गई जो पूरी तरह से शाकाहारी है, केवल घास फूस खाते हैं। इनमें बाघ शेर या चीता या जो भी है उनके अपेक्षा में ज्यादा लंबा आपका छोटी आंत पाया जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसमें लंबे होते हैं, तो ऐसा इसलिए कि ये जो होते हैं शाकाहारी वो खाते क्या है, घास फूस खाते हैं, जिसमें कि सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है, जिसे पचाना काफी मुश्किल होता है। तो जितना लंबा छोटी आंत होगा सेल्यूलोज को पचाना उतना ही आसान होता है। इसलिए छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है या सबसे ज्यादा होती है शाकाहारियों में, क्योंकि उसे क्या पचाना है, सेल्यूलोज पचाना है। सेल्यूलोज जल्दी पचता नहीं, काफी जटिल शर्करा है ये एक प्रकार का, जो कि जल्दी पचता नहीं, या खासतौर पर ये हरे पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं, और हरे पेड़ पौधे जीव जंतु खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, इसलिए उनमें सबसे लंबा छोटी आंत पाई जाती है। ये जो छोटी आंत होती है ये आपको 3 भागों में बटी होती है, ठीक है ना। कितने भागों में, तो 3 भागों में ये बटी होती है, जिसमें पहला जो है इसका नाम आपका ग्रहणी है। पहला कौन सा भाग है, ग्रहणी। दूसरा जो भाग है उसे जेजुनम कहते हैं, जेजुनम। और तीसरा जो भाग होता है उसे इलियम के नाम से जाना जाता है। तो 3 भाग है ना, एक आपका ग्रहणी, दूसरा आपका जेजुनम, और तीसरा जो है आपका वह इलियम है। ये 3 भाग होते हैं इसके, है ना। किसके, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 भागों में ये बटा होता है। इसमें जो पहला भाग है ग्रहणी, ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है, और ये अमाशय के पाइलोरिक, है ना, जो अभी हम लोग पढ़े ना अमाशय के बारे में कि अमाशय में पाइलोरिक होता है, जो कि तीसरा भाग होता है जो कि छोटी आंत में खुलता है। तो पाइलोरिक जाकर के इसी ग्रहणी के अंदर में खुलता है। कहाँ खुलेगा, तो ग्रहणी में। कौन, तो पाइलोरिक, जो कि अमाशय का तीसरा भाग होता है, वह छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी में जाकर के खुलता है। इसका जो आकार होता है वो सी की तरह होती है ना। इसकी आकार कैसी होगी, तो यह सी के जैसा होता है ना। सी हम लोग बड़ी वाली सी लिखते हैं ना, कैपिटल सी जो लिखते हैं, उसके आकार का होता है। ग्रहणी के बीचों बीच में एक छिद्र होता है, जिसमें कि एक नलिका आकर के खुलती है, ठीक ना। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं से मिलकर के बनी होती है या आपस में जुड़ करके बनी होती है। इसमें से एक नलिका होती है अग्नाशयी वाहिनी और दूसरी नलिका होती है मूलपित्त वाहिनी। तो इसके बीचों बीच में एक छिद्र खुलती है, उस छिद्र में 2 नलिका आकर के मिलती है ना, 2 नलिका जो कि एक साथ आकर के मिलती है, जिसमें एक हो गया अग्नाशय या अमाशय है, ठीक है ना, सॉरी अग्नाशय ही है, अग्नाशयी, अग्नाशयी वाहिनी, है ना, अग्नाशयी वाहिनी होती है एक। और दूसरा जो होता है वह मूलपित्त वाहिनी, मूलपित्त वाहिनी होती है। तो 2 नलिका आकर के मिलती है, यहाँ पे 2 नलिका मिलती है, जिसमें से एक जो होता है अग्नाशयी वाहिनी है, दूसरा मूलपित्त वाहिनी है, जो कहाँ आके मिलती है, तो ग्रहणी के बीचों बीच, ठीक बीचों बीच वाले भाग में आकर के एक छिद्र के द्वारा खुलती है और मिलती है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी इसमें भी बहुत सारे हैं, है ना। तो इतना याद रखना है कि ग्रहणी आकार में सी के जैसा होता है, इसमें एक बीचों बीच में एक छिद्र खुलता है, जिसमें कि अग्नाशयी वाहिनी और मूलपित्त वाहिनी, ये दोनों के दोनों आकर के यहीं पे मिलते हैं, ठीक है, या फिर खुलते हैं। इसका जो दूसरा भाग है यानी कि जो बीच का भाग है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं।
ये जो जेजुनम है ये छोटा भाग होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। और छोटी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह होता है इलियम, ठीक है ना। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है ये, दोनों मतलब तीनों भाग में सबसे बड़ा भाग, ठीक है ना। किसका है भाई? तो छोटी आंत का, है ना। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है इलियम, ठीक है। इलियम में ही भोजन का पूर्ण रूप से, ठीक है, पाचन हो जाता है। यानी कि जो भी भोजन हम लोग करते हैं उसका पाचन पूरी तरह से जाकर के इलियम के अंदर में खत्म होता है और यहीं पे हर प्रकार का पाचन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इलियम में आपको कई प्रकार के लिक्विड का स्राव होता है जो अलग अलग अंगों से आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका आता है अग्नाशयी रस जो अग्नाशय से आता है, दूसरा आंत रस जो कि आंत से आता है जिसमें कि अलग अलग कई प्रकार के आंत रस में लिक्विड पाए जाते हैं। तीसरा जो होता है आपका एक पीत, है ना, एक पीत छूट गया था। तो ये तीन अलग अलग अंगों से या उत्तकों से आते हैं जो कि इलियम में आता है और इलियम में भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था? पाचन, ठीक है, जिसमें कि छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत के बारे में मैंने समझा दिया। यहाँ पे जो पीत है वह पीत मुख्यतः यकृत से स्रावित होता है। किससे? यकृत से। तो हम लोग यकृत के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि यकृत जो है, लीवर जो है आपका, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं, फिर भी इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक लिक्विड का स्राव होता है जिसका नाम है पीत, जो कि भोजन के पाचन में मदद हेल्प करता है। इसलिए देखिए, अगर देखा जाए तो यह शरीर का सबसे बड़ा उत्तक होता है ना। क्या है भाई? तो सबसे बड़ा उत्तक, ठीक है ना, अंग या फिर उत्तक कह सकते। तो सबसे बड़ा उत्तक होता है कौन? यकृत, जिसकी वजन, अगर इसका वजन की बात करें तो लगभग 1.5 केजी के आसपास होती है ना। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 केजी होता है। और इसे उत्तक या फिर ग्रंथि, है ना, ये ग्रंथि भी कहते हैं इसे, तो ये ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका भार वजन 1.5 केजी होता है। और ये उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होते हैं ना। हम लोग का उदर गुहा का जो सबसे ऊपर भाग है ना, इधर दाईं ओर, ठीक है, जिधर आपका दायां होता है उधर में ही आपको ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो यकृत होती है, यकृत की कोशिकाओं से ही पीत का स्राव होता है, ठीक है। किसका स्राव होता है? तो पीत का स्राव होता है। जो स्रावित पीत होते हैं यह जाकर के पित्ताशय में संचित होते हैं। कहाँ पे? तो पित्ताशय में। जो पीत होता है ना, एक जगह पे इकट्ठा होता है, उसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती हैं और यह यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़ करके मूल पीत वाहिनी का निर्माण करते हैं, जिसके जरिए जो पीत है इसका स्राव होता है जाकर के पाइलोरिक में, सॉरी इलियम में, है ना। कहाँ पे? सॉरी ग्रहणी में ना, ग्रहणी में जाकर के मिलते हैं, यहाँ पे मूल पीत वाहिनी खुलती है तो ग्रहणी में, ठीक है ना। जो पीत होते हैं यह हल्का हल्का गाढ़ा पीला रंग का होता है, हरा पीला रंग का होता है ये, ठीक है ना, और गाढ़ा लिक्विड होता है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसके दो जो कार्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। दो कार्य हैं इनके। कितने कार्य हैं? तो दो कार्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें पहला जो कार्य है वह यह है कि पीत अमाशय से ग्रहणी में आए हुए जो अम्लीय कायम, है ना। मैंने आपको क्या बोला कि अमाशय में क्या होता है कि जो भोजन होता है, भोजन कायम में तब्दील होता है। तो कायम क्या होता है? जिसमें कि ना तो भोजन पूरी तरह से ठोस होता है, ना ही पूरी तरह से लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है ना। कैसा होता है? गाढ़ा लिक्विड होता है, जिसे कि हम लोग कायम करते हैं। तो जो कायम होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनो, जेन, श्लेष्मा ये सभी मिलते हैं ना, जठरस मिलते हैं।
जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए ये अम्लीय होता है। तो जो अम्लीयता होती है, पीत उस अम्लीयता को नष्ट करती है और नष्ट करने के बाद उसे क्षारीय बना देती है, ताकि जो अग्नाशयी रस होते हैं उसके एंजाइम उन पे कार्य कर सके। किन पे? तो भोजन पे कार्य कर सके। तो पहला नंबर समझ में आया। पीत का पहला कार्य क्या है? भोजन को क्षारीय बनाना, ताकि उस पे जो ये अग्नाशयी रस है कार्य कर सके, पचा सके उसे। पहला हो गया। दूसरा जो नंबर है वह है कि पीत के लवणों की सहायता से भोजन का जो वसा होता है उसका विखंडन होता है, यानी कि पाइसीकरण होता है। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब कि जो पीत है ना, दूसरे में क्या है, दूसरा कार्य इसका क्या है कि पीत जो है वसा का पाइसीकरण करता है। ठीक है, पाइसीकरण करता है और पाइसीकरण करके वसा को तोड़ने का काम करता है, विखंडित करने का काम करता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, वसा को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, वह उस वसा पे कार्य कर सके और वसा आसानी से पच सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया यकृत। अभी इसमें और भी है थोड़ा सा, है ना, एक क्लास और लगेंगे। मैं आज इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो आपका आहार नाल है इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस चैप्टर को, है ना, पोषण वाले चैप्टर को ही कल की क्लास में, कल के वीडियो में डिस्कस करके खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।